विधानसभा पूरी तरह से सुरक्षित है? प्रश्न पूछना तो अधिकार है और प्रश्न पूछने से तमाम समस्याओं का हल होता है, निदान होता है। हृदय नारायण दीक्षित पत्रकारिता, साहित्य और सियासत इन्होंने कई पारियां खेली। इसके बाद मार्च 2017 में हृदय नारायण दीक्षित उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने। सुलझी हुई शख्सियत और सभ्यता के पैरोकार हृदय नारायण दीक्षित बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 2017 में उन्नाव की भगवंत नगर सीट से वो विधायक चुने गए। इसके बाद हृदय नारायण दीक्षित को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्नाव जिले के रहने वाले हृदय नारायण दीक्षित 1985 में पहली बार राजनीति के मैदान में उतरे थे। पहले ही चुनाव में निर्दलीय जीतकर विधायक बने। इसके बाद 1989 में हृदय नारायण दीक्षित जनता दल के टिकट पर विधायक बने। जब जनता दल को छोड़ा तो सपा का दामन थाम लिया और 1993 में चुनाव लड़कर तीसरी बार विधायक चुने गए। 1995 में सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। तब ये संसदीय कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री रहे। इसके बाद वो 2010 से 2016 तक बीजेपी के विधान परिषद सदस्य और दल नेता भी रहे। 2017 में हृदय नारायण दीक्षित भगवंत नगर सीट से विधायक चुने गए और इसके बाद हृदय नारायण दीक्षित को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। हृदय नारायण दीक्षित ने अभी तक अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। उत्तर प्रदेश की सियासत पर हृदय नारायण दीक्षित क्या बोलते हैं, विधानसभा के मौजूदा माहौल पर उनकी राय क्या है, उन्होंने न्यूज वन इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी के हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। दीक्षित जी, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह की आपकी छवि, जिस तरीके को आप के जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग आपको सालों से जानते हैं, एक पत्रकार के रूप में आपकी छवि, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, इन सब चीज़ों का मेल कैसे आपके लिए कारगर साबित होता है? जीवन के किसी भी दायित्व के निर्वहन में सभी क्षेत्रों के अनुभव बहुत सहायता करते हैं। एक आयामी अनुभव किसी विशेष क्षेत्र में सहायक हो सकता है, लेकिन सभी प्रकार के अनुभव किसी भी क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। लोगों से मिलना, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलना, तमाम तरह से पढ़ना और उस पढ़ाई का सदुपयोग करना, राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी के प्रति निष्ठावान रहकर लगातार काम करना, उसके अनुभव पाना, ऐसे सारे अनुभव विधानसभा के अध्यक्ष पद के निर्वहन में काम आते हैं। और अंतोगत्वा किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा सदन पहुंचने की होती है और फिर सदन का अध्यक्ष हो जाना, ये तो उसके लिए और सौभाग्य की बात होती है। आप लोगों के साथ बैठकर, पत्रकार मित्रों के साथ, आम जनता के साथ बैठकर और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो हमसे छोटे हैं और हमारे नेता जो हमसे बड़े हैं, मार्गदर्शक, सबके साथ बैठकर जो अनुभव आए हैं उनका उपयोग करता हूं और अच्छा लगता है। मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 2 वर्ष से ज़्यादा का कार्यकाल आपका भी हो गया विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीते सत्र हमने देखे जिस तरीके के सत्र हुए, विपक्ष का शोर, हंगामा, बिल में आ जाना। अब ये मानसून सत्र सामने है, कैसी चुनौतियां हैं सामने? धीरे धीरे शोर सुनते हुए अभ्यस्त हो गए हैं। वैसे सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, प्रत्येक सदस्य का लाभ सदन के ठीक से चलने में होता है। बहस होती है, प्रश्नों के उत्तर आते हैं, विपक्षी आप हैं तो सरकार को घेरने का अवसर आता है, आप अपनी बात कहते हैं, सदन में कही गई बात का संज्ञान सरकार लेती है, प्रशासन लेता है, तमाम जांच होती है। अगर सभी पक्ष बहुत अनुशासित होकर सदन चलाने में सहयोग करें तो उत्तर प्रदेश का फायदा, उत्तर प्रदेश की जनता का और विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक सदस्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सदन नहीं चलता, शोर होता है और हम
व्यवस्था बनाए रखने में असफल होते हैं, कठिनाई आती है, तो भी प्रयास किए जाते हैं और वो प्रयास कभी कभी सफल होते हैं, कभी कभी असफल होते हैं। इच्छा रहती है हमारी। एक विधायक के रूप में काम करते हुए मुझे बड़ा लंबा अनुभव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का भी। और वहाँ पर जब सदन कभी शोरगुल के कारण स्थगित होता था तो विधायक के रूप में मुझे बड़ा दुख होता था कि हमारी बात रह गई। मैं तैयारी करके आता था। मुझे लगता है कि जो इस कोट के विधायक हैं उनको भी दुख होता होगा, जो चिल्लाते हैं उनको भी दुख होता होगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है। हमारा प्रयास रहता है कि शोर शराबा कम हो और प्रायः सहयोग मिलता है सबका। लेकिन आप पढ़ने लिखने वाले आदमी, हम लोग जिस रूप में आपको जानते हैं, बहुत सारी तैयारियां, आप विधानसभा में थे, नहीं भी थे, जिस वक्त कुछ वक्त के लिए आपको बाहर रहना पड़ा, उस दौर में भी आप विधानसभा के प्रश्नों से जुड़े हुए, विधानसभा के मूल्यों से जुड़े हुए, विधानसभा में जो परंपराएं चल रही हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दों को बाहर से भी लगातार उठाते रहे। तो ऐसे में एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उस कुर्सी पर बैठना और वहाँ से फिर उन चीज़ों को उसी नज़रिए से देखना, ये कितना मुश्किल होता है? अब अध्यक्ष भी सदन का भाग होता है और सभी सदस्यों में प्रथम होता है, सबके बराबर, और बराबर वाले परिवार में नंबर एक, केवल नंबर एक की गिनती से शुरू करते हैं हम, ऐसा हम अध्यक्ष के रूप में मानते हैं। और इसलिए नीचे बैठना तो दूसरी तरह का दायित्व निर्वहन करना, प्रश्न करना, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना, तर्क करना, प्रतर्क करना, वाद विवाद संवाद में जाना, ये एक नीचे का दायित्व। और ये काम ठीक से निष्पक्ष निर्णायक की भूमिका में संपन्न करा देने का काम अध्यक्ष का होता है। मैं संसदीय कार्य मंत्री भी रहा हूँ, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कैसे उत्तर दिए जाते हैं, तैयारी कैसे क्या होती है, ये भी मुझे जानकारी, इसका भी अनुभव है। प्रतिपक्ष का बहुत विनम्र और पढ़ाकू विधायक रहा हूँ, तो इसलिए उसके भी अनुभव हैं। सारे अनुभवों को मिलाकर काम करने का मैं प्रयास करता हूँ। थोड़ा कठिन तो है, लेकिन अब ठीक लगता है। अच्छा, एक लंबा अनुभव है आपका विधानसभा के अंदर। कई सारे बड़े नेताओं के दौर आपने देखे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, विधान परिषद में। कल्याण सिंह से लेकर के मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव उनके पिता, अब योगी आदित्यनाथ, एक पूरा लंबा सिलसिला है। अगर इन तमाम राजनीतिक व्यक्तित्वों को देखें तो मैं नकारात्मक चीज़ों की बात नहीं करूँगा, सकारात्मक रूप से अगर देखें तो इनमें से किस तरह का भाव या किस तरह की राजनीतिक पहचान जो है वो आपको याद आती है, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है? विधानसभा अध्यक्ष के रूप में तो हमारा काम रहता है कि मंत्रीगण, सत्ता पक्ष, विपक्ष के सदस्यों अथवा किसी भी सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान करें, उसके तर्क के उत्तर दें। इसलिए कि जितना ही प्रश्नों का समाधान होगा उतना ही उस प्रश्न में पूछी गई समस्या, उसका समाधान होगा। और हमारा प्रयास ये रहता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से बिल्कुल सकारात्मक और सही उत्तर आए और विपक्ष पहले प्रश्न पूछे, अनुशासन बना रहे, सदन की कार्यवाही चलती रहे। जहाँ तक बड़े नेताओं का प्रश्न है तो हाँ, हमारा सौभाग्य रहा अनेक माननीय मुख्यमंत्रियों के समय सदन का सदस्य रहने का, बने रहने का, पर मैं बहुत भिन्नता नहीं पाता। वो कुर्सियाँ अपने ढंग से, जो पद हैं, दायित्व के निर्वहन हैं, सबको उन्हीं रास्तों से होकर जाना पड़ता है। इसलिए कि संविधान ने एक रूपरेखा तय की है और उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता कुछ अपेक्षाएं रखती बड़े नेताओं से, तो उन अपेक्षाओं के बारे में हर एक बड़े नेता को सजग रहना पड़ता है। रहते भी हैं सब, मैं भी सजग रहता हूँ। अच्छा, एक जो बात उभरती है, लोकसभा और विधानसभा का एक प्रश्न बार बार उठता था, पहले तुलना भी होती थी। आपके कार्यकाल में व्यवस्था शुरू हुई कि लोग इसका सीधा प्रसारण देख पाएं, इस नाते लोगों को विधानसभा के बारे में भी पता लगने लगा। शायद जनप्रतिनिधियों को भी इस बात की चिंता होती होगी कि करोड़ों जनता उनके कारनामों को, उनके वक्तव्यों को, उनके कार्यकलापों को देख रही है। लोगों को बड़ी चिंता होती थी कि लोकसभा में वो कितना बढ़िया बोलें, विषयों पर राय रखें। अब क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी ये तस्वीर दिखती है? अगर आपका आशय इस बात से है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही जीवंत रूप में उत्तर प्रदेश की जनता देखती है, तो क्या फर्क आया, यही शायद प्रश्न है आपका। निश्चित रूप से फर्क आया। मैंने विधानसभा में भी कहा, और जब कोई माननीय सदस्य बहुत चिल्ला रहा होता है तो मैं उसको याद कराता हूँ
कि आप शोर कर रहे हैं यहाँ पर और आपको देखा जा रहा है और आपको देखने वाले आपके बारे में एक विशेष प्रकार की राय बना रहे हैं। लोगों की जिज्ञासा स्वयं के देखे जाने की और हम अच्छे दिखाई पड़ें, ऐसी भी इच्छा सबकी बढ़ी है। और अनेक माननीय सदस्य अपने द्वारा पूछे गए प्रश्न या सदन के भीतर चर्चा में हिस्सा लेने वाला भाग टेलीविज़न का, वो अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसमें हमारी अनुमति से दूरदर्शन उनको उतना भाग उपलब्ध करा देता है। तो इस डिमांड से भी अंदाज़ा लगता है कि लोगों की इच्छा रहती है कि, और इसका फ़ायदा ये भी हुआ है कि बहुत लोग पढ़कर आते हैं, तैयारी करके आते हैं। थोड़ा घाटा भी लोग कहते हैं कि हुआ है कि लोग चिल्लाते हैं कि क्षेत्र के लोग जान जाएं कि हम इस पुल को लेकर, पुलिया को लेकर या अमुक विषय को लेकर बहुत शोर मचा रहे थे। तो कुछ संभवतः ऐसा हो, लेकिन मैं इसका सकारात्मक अर्थ ही लेता हूँ कि जितना ही आदरणीय जनता हमारी गतिविधियों को देखेगी उतना ही हम जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में सफल होंगे, सजग रहेंगे, उत्तरदायित्वपूर्ण काम करेंगे। क्या इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाने का, आगे उसको और बेहतर करने का भी कोई प्रस्ताव या कोई कामकाज चल रहा है? इस व्यवस्था कौन सी? जो सजीव प्रसारण की व्यवस्था है, इसके अलग अलग क्लिपिंग्स को या अलग अलग भागों को या जो रेलेवेंट पार्ट है उसको संबंधित सदस्यों को मिल सके, वो उस विषय को सामने रख सके, जैसे लोकसभा में होता है। हमारे यहाँ प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वो अपने द्वारा जितना भाग वो बोले है उस भाग को उतनी कार्यवाही की क्लिपिंग्स वो प्राप्त कर सके। बस एक छोटी सी एक औपचारिक प्रक्रिया है, वो मुझे प्रार्थना पत्र देता है और मैं स्वीकृति लिखता हूँ और विभाग उनको उपलब्ध करा देता है। तो ये ऐसी गतिविधि है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही और उसके भिन्न भिन्न विचार तत्व, जैसे अपेक्षा होती सदन बढ़िया चले, अपेक्षा होती कि लगातार वाद विवाद संवाद हो, अपेक्षा होती कि सब अच्छी बातें कही जाए और सदन में कभी यह भी न कहा जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये कहा जाए कि आपका वक्तव्य सत्य से परे जान पड़ता है। ये पुरानी संसदीय परिपाटी है कि अगर हमको ये कहना हो कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, तो इस पर भी रोक है। तो ऐसे सारे विचारधाराएं हैं कि कैसे सदन की महिमा, सदन की गरिमा, सदन का संवाद चले ठीक से। तो इस पर हमने नया प्रयास किया है। पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा के पुस्तकालय की तरफ से एक छोटी सी पत्रिका निकाली जाती थी जिसमें इन्फॉर्मेशंस होते थे, वो 3 महीने में एक बार थी। हमने अध्यक्ष होने के बाद उसको मासिक कर दिया है और उस पत्रिका में तमाम वरिष्ठ विधायकों के, सांसदों के लेख लोकतंत्र को मजबूत करने विषय और कार्यवाही को गुणवान बनाने विषय का लेख हम छापते हैं और प्रत्येक माननीय सदस्य को वह पत्रिका हम निःशुल्क देते हैं। उसमें 2 स्थायी स्तंभ हैं कि भारत का संविधान बन रहा था 1949-50 में। उस समय जैसी बहस विधानसभा में होती है, इस समय जैसी लोकसभा में बहस होती, ऐसी ही बहस उस समय होती थी। जैसे मैं बैठता हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा की सर्वोच्च कुर्सी पर, अध्यक्ष की जगह पर, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बैठते थे। सत्ता पक्ष की में पंडित जवाहरलाल नेहरू और विशेषतया डॉक्टर अंबेडकर ये सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। तो उस समय जो भाषण हुए, क्योंकि उस समय के भाषण सत्ता पक्ष और विपक्ष में विभाजित नहीं थे, भारत का संविधान बन रहा था और वहीं से हम लोगों का जन्म हुआ, संविधान से ही पूरी व्यवस्था निकली है। तो उस संविधान सभा में 49 में दिया गया भाषण, 48 में दिया गया भाषण, 2.5-3 साल तक संविधान बनता रहा है। तो वहाँ दिए गए भाषण भी हम उत्तर प्रदेश के अपनी पत्रिका के प्रत्येक अंक में कम से कम एक भाषण, कभी डॉक्टर अंबेडकर का, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, मौलाना हजरत मोहानी संविधान सभा के सदस्य रहे, कभी उनका, शंबर दयाल त्रिपाठी रहे उनका, और जो लखनऊ के तमाम महानुभाव रहे उनका, ऐसे तमाम लोगों के भाषण, एक भाषण उस समय का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब, और कोई एक भाषण आज से 20-25 वर्ष पहले का विधानसभा के किसी सीनियर मेंबर का, मुख्यमंत्री का, संसदीय कार्य मंत्री का, नेता प्रतिपक्ष का, तो हर अंक में देते हैं ताकि हमारे विधायक सजग रहें। और हमारी लाइब्रेरी की भी व्यवस्था सुंदर है, यद्यपि लाइब्रेरी में माननीय सदस्य कम आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती कि आए। अच्छा, एक चीज़ जो मिसिंग दिखती है विधानसभा में, आप सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं और उसके बाद फिर विधानसभा के अध्यक्ष हैं,
सत्ता पक्ष सवाल नहीं पूछता। लोकसभा में तो ये दिखता है कि वहाँ फिर भी सत्ता पक्ष के लोग सवाल पूछते हैं, अपने प्रश्न रखते हैं। लेकिन विधानसभाओं में ये परंपरा, हम लोग पिछले 1.5-2 दशकों से लगातार विधानसभा कवर कर रहे हैं, परंपरा नहीं है। पूछते हैं सवाल, सवाल पूछते हैं, बस एक फर्क रहता है कि जैसे उत्तर उनको उनके अनुसार नहीं मिला, तो जब विपक्ष का सदस्य होता है तो वो चिल्लाकर कहता है कि आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। और सत्ता पक्ष का होता है तो वो मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के मामले में संतुष्ट दिखाई पड़ता है। वहाँ पर वो बहुत बहस नहीं करता कि हमारी पार्टी और हमारे दल के नेता कहीं बुरा न मान जाए, लेकिन सवाल होते हैं, हमारे सदन में भी होते हैं, सत्ता पक्ष के लोग सवाल पूछते हैं। आप मानते हैं परंपरा और बेहतर होनी चाहिए, सवाल जवाब तो होने चाहिए? निश्चित रूप से प्रश्न पूछना तो अधिकार है, और प्रश्न पूछने से तमाम समस्याओं का हल होता है, निदान होता है। तो प्रश्न तो पूछना भी चाहिए, और हम प्रोत्साहित भी करते हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, एक चीज़, मतलब इतनी व्यस्तता रहती होगी इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने के नाते, तो उसमें स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित, लेखक और पत्रकार हृदय नारायण दीक्षित को कहीं मिस तो नहीं करते, क्योंकि लिखने पढ़ने का समय तो उतना मिल नहीं पाता? हम शुरू से एक ही बात कहते रहे हैं, और आपका ये प्रश्न तो बड़ा व्यक्तिगत भी है, बहुत उचित भी है, कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इस संसार में सृष्टि ने, प्रकृति ने या परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कैसा भी हो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार उन 24 घंटों को काटता है, रुचि के अनुसार। किसी को गप अच्छी लगती है, किसी को सिनेमा अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, जो भी काम उसका इलाट है। जैसे आपकी पत्रकारिता की जिम्मेदारी है, तो आप इसमें रुचि नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो बाध्यता है आपकी, एक काम आपने चयन किया है, मगर इसमें भी अगर आप रुचि बढ़ाएंगे तो आपको आनंद आएगा, जो काम आपका है। एक काम ये रूटीन में हो सकता है, एक काम इसमें सौंदर्य पैदा करके हो सकता है। तो अगर आपको इस काम में आनंद भी आने लगे, हमारे यहाँ दर्शन में, वैदिक उपनिषदों में, साहित्य में एक बात कही गई कि काम 2 तरह के हैं, एक प्रेय और एक श्रेय। ये वेदों में आए हैं 2 काम। तो प्रेय काम तो हम दिन भर किया करते हैं, हम सब जी, जो हमको प्रिय है, और जो श्रेय हो सकता है, तो श्रेय जो काम है उसमें अगर हम प्रेय बना लें, जैसे आपका ये काम, जी, अगर आप बढ़िया काम करेंगे तो श्रेय हो जाएगा, और अगर आपको इसमें प्यार आने लगेगा तो और निखर जाएगा। और निखरेगा। तो विधानसभा का काम करते समय मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं काम करता हूँ, उसमें हम पहले एंजॉय करते थे तो और एंजॉय करते हैं। अब थोड़ा कठिनाई भी है कि हम चाहते हैं कि ये सदस्य बैठ जाएं, और वो हमारे कहने से बैठ नहीं रहे, और अगर उनको वो नहीं बैठ रहे तो हम उनसे फिर अनुरोध कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के 4 विधायक चिल्ला रहे हैं कि इनको बैठाओ। ठीक बात। तो ये एक भिन्न प्रकार का काम है। लेकिन बाकी समय जो उससे बचता है तो वो क्रिएटिव काम में जाता है। विधानसभा की समितियां चला करती हैं और लिखने पढ़ने का काम चला करता है, तो अध्यक्ष होने के बाद उस काम में कहीं कोई 1% भी कमी नहीं आई। अच्छा, लेकिन राजनीति बदली है। लोग ऐसा लगता था कि पहले पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते थे, यानी राजनीति तो चल रही है, पार्टी है, सिस्टम है, एक राजनीतिक विरासत है, तो राजनीति चल रही है, लेकिन सुबह से शाम तक की दिनचर्या का हिस्सा हो, यानी 5 बजे सुबह से आप जगिए और रात 10 बजे रात तक आप राजनीतिक बात ही कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, वही कर भी रहे हैं, और उसी की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। ये दौर शायद बहुत लंबे समय बाद वापस आया है। पहले कांग्रेस एक आंदोलन भी थी, और उसमें कुछ राष्ट्रीय जीवन मूल्य अंतर नहीं थे उसके कामकाज में। जैसे अनुसूचित जातियों को सम्मान देना, अब ये कोई सरकारी काम नहीं था, संविधान में आया छुआछूत का अंत, और फिर सरकार में उनको सुविधा दे दी गई, आरक्षण आदि की छोटी मोटी सुविधा, लेकिन उनका बराबर बैठना हो, उनके साथ सम्मान का भाव आए, इस तरह के अभियान कांग्रेस के समय थे, और गांधी जी पहले से ही चला रहे थे। लेकिन सत्तारूढ़ दल के रूप में कांग्रेस बाद में ऐसे अभियानों से दूर होती चली गई, और भी प्रधानमंत्री जी आए, और भी सरकारें तमाम आई। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी द्वारा लिए गए सारे अभियानों में हिस्सा लेने के अलावा कोई रचनात्मक काम, मैं कई बार कहता हूँ, अपने जो हमारे विधायक या मित्र मंडली होती राजनेताओं की, तो कहते हैं अब तो बड़ा तनाव है, बड़ी निराशा है, अब कुछ बन नहीं रहा है, सब बड़ी उपेक्षा हो रही, कुछ लोग कहते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि कभी कविता लिखो आधा घंटे, कभी अपनी बागवानी करो, अपने क्षेत्र में हरे पेड़ लगाने का अभियान चलाओ, लाउड स्पीकर लगाओ, उसमें भाषण दो कि हरे पेड़ लगाने से ये लाभ होने वाला है।
तो अगर आप अपने क्षेत्र में 1000 लोगों को प्रोत्साहित करेंगे पेड़ लगाने के लिए, तो ये राजनीति के संदर्भ से जुड़े अन्य उससे बाहर के प्रश्न जो जिन्हें आप सामाजिक सरोकार कह रहे हैं, तो वो तो घटा है। मैं एक रहस्य खोल रहा हूँ कि अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम लोगों की बैठकों में यह बात बहुत रेखांकित करके कहते थे कि हम लोगों को, प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता को अपने अपने कार्य क्षेत्र में कोई नया काम ऐसा करना चाहिए जो केवल राजनीतिक ना हो। और मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इसे करके अगर हमारा विधायक या हमारा मित्र कोई किसी भी दल का राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, तो वो अगर ये कोई क्रिएटिव काम करेगा तो उसके पर्सनालिटी में संतुलन आएगा और उसको लेकर उसे आनंद मिलेगा। इसको लेकर हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में वो थकता हो तो दूसरी जगह उसको ये म्यूजिक की तरह सहायता करेगा। ये दूसरा वाला काम। और दूसरा वाला काम मेरा, आप जानते हैं मैं खूब किताबें लिखता हूँ, खूब, और जो सुनिश्चित विषय हैं उनको लेकर कोई बुलाता है भाषण करने के लिए, जैसे कल योग को लेकर के लोहिया इंस्टीट्यूट ने बुलाया था, तो हमने योग का संदर्भ वैदिक काल से लेकर के और सब जैसा उससे जुड़ी दर्शन और तमाम सारे हाँ से बातें बताई। तो वो इसलिए संभव हो पाया कि इस पॉलिटिकल प्रभाव वाले, दबाव वाले क्षेत्र से समय निकाल कर दूसरे क्षेत्र के लिए भी काम करना चाहिए, ये उपयोगी होगा। और हमारे यहाँ के लोग चाहें तो प्रेरित हो सकते हैं। यूरोप के देशों में, खासतौर से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जिस दिन चुनाव हारता है, पद से हटता है, तो सीधे यूनिवर्सिटी चला जाता है, वहाँ पढ़ाने लगता है, वो अपने मूल काम में फिर से लौट जाता है। ओबामा मूल काम में लौट गए, काम करने लगे, फिर से प्रोफेसर, फिर से अपना काम करने लगे। तो हमारे यहाँ जैसे कोई हार जाता है तो कहता है कि हम पूर्व विधायक हो गए, पूर्व विधायक बन करके गाड़ी लिए निमंत्रण किया करता है। अरे सर, एक आखिरी सवाल आपसे है, तकनीकी रूप से तकनीकी की बड़ी ज़रूरत है आजकल, कम्युनिकेशन में भी सोशल मीडिया और तमाम सारी चीज़ें बहुत आ गई हैं। आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, इसको किस तरीके से विधायकों से, विधानसभा से जोड़ करके आगे बढ़ाया जाए, तकनीकी माध्यमों का और सोशल मीडिया का कितना उपयोग, जनता से संवाद के लिए आज की तारीख में सबसे अच्छा माध्यम यही है। हमारे सभी सदस्य ऐसा कर रहे हैं और उनके जीतते ही एक लैपटॉप उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, ये आपकी जानकारी में कदाचित होगा। प्रत्येक विधायक को लैपटॉप दिया जाता है जी, और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने क्षेत्र की बातें, न्याय पंचायत की, ग्राम पंचायत की सारी समस्याएं, सवाल पूछना चाहता है तो सवाल, जैसा उसका उपयोग करना चाहता है। अब उसके उपयोग को हम लोग नहीं जानते कि वो उसमें अपने लैपटॉप में क्या करते हैं, लेकिन उनसे अपेक्षा की जाती। और हमारे यहाँ के प्रश्नोत्तर भी अब ऑनलाइन हैं, हमारी पूरी लाइब्रेरी डिजिटल हो गई है उत्तर प्रदेश विधानसभा की, और ऐसी लाइब्रेरी जहाँ 20-25 लाख किताबें हों, तो ये अपने आप में एक अनूठा संग्रह है। तो वो इसको कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। एक प्रश्न रह गया था सुरक्षा का, क्योंकि विधानसभा की सुरक्षा को लेकर बड़ा हुआ था, बड़ा तमाशा हुआ था। उसकी सुरक्षा को लेकर के आप लोगों ने कई सारे कदम उठाए हैं, तो अब माना जाए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ नए भवन को लेकर भी बातचीत चल रही थी। नए भवन को लेकर तो कोई बहुत गंभीर वार्ता नहीं चली। सुरक्षा का प्रश्न रहा है पहले, और हम व्यक्तिगत रूप में ऐसा मानते हैं कि सुरक्षा का प्रश्न हमेशा रहता है। जैसा भारत की स्थिति है, जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद है, तो उसमें संवैधानिक संस्थाएं और प्रतिष्ठित लोग, उसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, ऐसे लोग हमेशा असुरक्षित रहते हैं। आपको 2 अंगरक्षक मिल जाएं, 5 मिल जाए, पीछे गाड़ी चलने लगे, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन जो व्यवस्था कर सकते हैं वो की जाती। पिछली बार विधानसभा में सफाई के दौरान, विधान भवन की सफाई के दौरान एक पाउडर मिला था। सुरक्षा सतर्कता के कारण ही हमने तत्काल अधिकारी को बोला है जो पाउडर की जांच करता है, और उसको हमने कहा कि इस पाउडर को ले जाइए और आप बताइए 2-3 दिन में। तो उसने लौट कर बताया कि साहब ये तो बड़ा वाला विस्फोटक है, और उसने लिख कर बताया। तो अब हम तो तकनीकी विशेषज्ञ हैं नहीं, तो हम उसमें क्या कर सकते थे। हमने अधिकारियों को बताया और मुख्यमंत्री जी को बताया, और उसके बाद फिर जो हुआ वो सार्वजनिक है। अब अगर कोई प्रश्न करे कि सुरक्षा सुनिश्चित नहीं थी, कैसे पाउडर पहुंच गया, ये ऐसे प्रश्न हमसे किए गए।
हमारा कहना है कि सुरक्षा सुनिश्चित सी, सफाई हो रही थी, तभी मिल गया। खोजबीन हो रही थी, इसीलिए मिला। हमारे यहाँ रोज सवेरे चेकिंग होती, बंद होने के पहले होती, सवेरे भी होती, तो मिला। अब उस आधार पर कुछ निर्णय लिए गए कि ऐसा होना चाहिए, सत्र के दौरान ऐसा होना चाहिए। पुरानी परिपाटी भी है, अब हम प्रत्येक सत्र के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, कोशिश होती कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के समूचे पुलिस विभाग को अपने साथ बैठाते हैं। उसमें होम सेक्रेटरी होते हैं, उसमें डीजी होते हैं, उसमें आईजी होते हैं, लखनऊ के पुलिस होती है, और विधानसभा, पूरी विधानसभा को बाहर से एक रक्षा कवच देने का काम, और वो इतना दूरी तक देने का काम कि हजरतगंज में भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप का विश्लेषण कोई पुलिस अधिकारी वहाँ नहीं, अलग एक कंट्रोल रूम में कर रहा कि आप गए तो फिर कैसे खरीदने गए, सब हो सकता है, हो रहा है। लेकिन इसमें भी मैं ऐसा कभी नहीं मानता कि, और किसी को भी नहीं मानना चाहिए कि सुरक्षा के अंतिम उपाय कर लिए गए हैं। हमेशा सुधार की, विकास की गुंजाइश रहती। फिर बैठेंगे। अब की बार विधानसभा, पिछली बार जो बातें कही गई हैं अधिक पुलिस के अधिकारियों ने लागू कर दी, उन्होंने कुछ व्यवस्थाओं का सहयोग मांगा, हमने उपलब्ध करा दिया। अब की बार फिर बैठेंगे। तो उम्मीद की जाए कि सुरक्षित सब लोग रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था भी और बेहतर रहेगी। ये थे हमारे साथ हरदिल अजीज, सदाबहार हृदय नारायण दीक्षित जी, और बहुत सारी बातें उन्होंने दर्शकों को हमारे बताई हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा काम कर रही है, कैसे जनप्रतिनिधियों का आचरण बदला है, कैसे राजनीतिक क्षेत्र में माहौल बदला है। अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए माना जाए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रश्न पूछना तो अधिकार है, और प्रश्न पूछने से तमाम समस्याओं का हल होता है, निदान होता है।